प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी और कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और आज के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को न्यू लग सकते हैं और आज आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा है जो सुमेलित है। देखिए, प्रश्न अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। ये वर्ड्स आपको नए लग सकते हैं लेकिन आप इनसे बिल्कुल मत घबराइएगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपका पहला स्टेटमेंट है एरिपत्ति। क्या एरिपत्ति भूमि है जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। दूसरा है तनयूर। क्या तनयूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम है। तीसरा है घटिका। क्या यह प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय है। आपको बताना है बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं। उम्मीद है आपके लिए नया हो सकता है, आप लोगों को हर रोज़ कुछ नया सिखाना है। तो फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। पहला ऑप्शन है केवल पहला दूसरा सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल तीसरा सही है। तीसरे में है दूसरा तीसरा सही है और चौथे में है कि पहला और तीसरा सही है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर बता सकेंगे। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, प्रसन्न हो जाइए कि आप लोगों को नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका जो सही है वो है पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। आपका पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। दूसरा सही नहीं है क्योंकि जो तनयूर है ये एक बहुत बड़ा गांव होता था, कई गांव को मिला करके नाडू बनता था और जो तनयूर होता था एक बहुत बड़ा गांव होता था। इतना बड़ा होता था कि ये कई गांवों के समूह के बराबर होता था। तो याद रखेंगे ये एक प्रशासन से जुड़ा हुआ शब्द है तनयूर, जो कि चोल साम्राज्य का है और ये क्या है, एक बहुत बड़ा गांव है जो कई गांवों के बराबर हुआ करता था। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा बिल्कुल करेक्ट है और दूसरा आपका सही नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला ऑप्शन है यहाँ कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य जैसे प्रमुख राज्यों का उदय हुआ। दूसरा है दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण में 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक व्यापार और नगरों का ऐश्वर्य बढ़ा। तीसरा है इस काल के प्रमुख लक्षणों में ब्राह्मणों को कर मुक्ति भूमि अनुदान में भी शामिल था। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो सही हैं और ये प्रश्न भी आपका बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये नई चीज़ें आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी आगे चल के। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो आपकी करेक्ट हैं। तो उम्मीद है कि आप इसके बारे में जो है अगर नहीं पता है तो गेस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी बच्चा लोग आपका क्या सही हो जाएगा, आपका पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा सही नहीं है क्योंकि जो आपका द्वितीय ऐतिहासिक चरण शुरू हुआ है ये 300 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का नहीं है, बल्कि ये टाइम पीरियड आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका कब का है, ये आपका हो जाएगा लगभग ये 300 से 700 जो 50 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है। ये थोड़ा सा आप लोगों को नई बातें जानने को मिल रही हैं। दक्षिण के जो प्रदेश है इसमें द्वितीय जो ऐतिहासिक चरण शुरू हुआ था इसमें आपका 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक में व्यापार, नगर और मुद्रा तीनों का ह्रास हुआ था। इसीलिए इस काल में जो कृषि है, अर्थव्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं कृषि का विस्तार ज़्यादा हुआ था और जो नगर हैं इनका विस्तार या कहिए इनका पतन हुआ था। इसीलिए आपका जो दूसरा कह रहा है कि द्वितीय ऐतिहासिक चरण में जो 300 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक था इसमें व्यापार और नगरों का ऐश्वर्य बढ़ा नहीं था, बल्कि जो व्यापार है
जो नगर है, जो मुद्रा व्यवस्था है, इन सब की स्थिति में ह्रास हुआ था। यहाँ पे उल्टी बात कर रहा है, यहाँ पे कृषि अर्थव्यवस्था का ज़्यादा विस्तार हुआ था, इसलिए आपका दूसरा गलत है, इसको ध्यान दीजिएगा। और आपका तीसरा बिल्कुल सही है कि इस काल के प्रमुख लक्षण है ब्राह्मणों को कर मुक्ति दी जाने वाली भूमि, और इसकी संख्या में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। बड़े पैमाने पे इस तरह की भूमियाँ ब्राह्मण लोगों को दान में दी गई थी। तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। और आपका पहला तो सही है ही कि दक्षिण भारत में जो 7वीं शताब्दी का जब आरंभ होता है तो कांची के जो पल्लव हैं और जो बादामी के चालुक्य हैं, ये क्या है, प्रमुख राज्य के रूप में इनका उदय हुआ था। ये बातें याद रखेंगे, सारी बातें बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ दूसरा आपका सही नहीं है क्योंकि इसमें अपोजिट बातें की गई हैं। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको असत्य बताना है। याद रखेंगे, असत्य बताना है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए न्यू भी हो सकता है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ। दूसरा है शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। तीसरा है 5वीं सदी में यहाँ प्राकृत राजभाषा थी और शासन पत्र प्राकृत में ही जारी होते थे। और चौथा है वाकाटकों का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में था। तो बच्चा लोग, आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। आपके लिए नया हो सकता है लेकिन आप लोगों को ये बताना है। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो कि आपका असत्य है, सही नहीं है। तो उम्मीद है आपके लिए नया होगा, लेकिन ये सारे तथ्य बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनिएगा और अगर हो सके तो इसको नोट्स भी करिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसमें आपका कौन सा असत्य है, तो कह रहा है कि 5वीं सदी में यहाँ प्राकृत राजभाषा थी और शासन पत्र प्राकृत में ही जारी होते थे। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये क्या है, ये त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में ईसा पूर्व की जो 2री सदी है और 3री सदी है, इस दरमियान यहाँ पे लगभग जो सभी अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में जो है यूज़ होते थे। लेकिन जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं यहाँ पे ब्राह्मी अभिलेखों में भी प्राकृत भाषा के शब्द देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो 5वीं सदी है यहाँ प्राकृत भाषा थी और शासन पत्र प्राकृत में जारी होते थे। ये सही नहीं है क्योंकि ये घटना 5वीं सदी की नहीं है बल्कि ये घटना कब की है, 3री सदी की है। और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपका सदी जो दिया है वो गलत दिया है, ये 5वीं सदी नहीं है। अगर यहाँ पे 3री सदी होता तो सही हो जाता कि दक्षिण में चाहे वो तमिल का क्षेत्र हो या आपके आसपास के जो इलाके हैं उन सभी में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख हैं ये जारी किए जाते थे। तो आपका तीसरा असत्य हो गया क्योंकि ये 5वीं सदी नहीं बल्कि 3री सदी में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी। यही इसका सही आंसर है, यानी कि यही जो है आपका क्या है, गलत है। बाकी बिल्कुल सही है कि ब्राह्मणों का उत्कर्ष हुआ था। आपने देखा है कि बड़े पैमाने पे उनको भूमि अनुदान दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है भूमि मिलेगा तो उत्पादन होगा, उत्पादन से उनको अधिशेष मिलेगा और उनके समृद्धि आएगी और जिसके पास समृद्धि आएगी उसी का तो वर्चस्व बढ़ेगा। और दूसरा भी बिल्कुल सही है कि शिव और विष्णु की प्रस्तर जो मंदिर है इनका निर्माण आरंभ हो चुका था। और आपका चौथा भी सही है कि वाकाटकों का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं बच्चा लोग हमारा अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी है 7 वाहनों के बाद दक्कन में स्थापित राजवंशों के संदर्भ में कौन से कथन हैं जो कि सही हैं और आपको विचार करना है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब 7 वाहनों का राज्य समाप्त हो गया तो दक्कन में स्थापित राजवंशों के बारे में कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं। पहला है पश्चिमी दक्कन में पल्लव राजा ने सत्ता स्थापित की जिसकी राजधानी कांची थी। क्या ये बात सही है कि जो पश्चिमी दक्कन है, पश्चिमी दक्कन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो पश्चिमी इलाका है, क्या इन क्षेत्रों में पल्लव राजा ने सत्ता स्थापित किया था।
जिनकी राजधानी कांची थी। और दूसरा आपका ऑप्शन है कि प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में चालुक्यों ने सत्ता स्थापित की थी। क्या ये बात सही है कि जो प्रायद्वीप का पूर्वी भाग था यहाँ पे चालुक्यों की सत्ता थी? देखिए आपके सामने कूट भी है, पहला दिया है कि केवल पहला सही है, दूसरे में है केवल दूसरा सही है, तीसरे में है कि दोनों सही है और चौथे में है कि कोई भी सही नहीं है। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपका इसमें दी हुई कोई भी बात सही नहीं है, जो कि आपको पता है कि नीचे जो प्रायद्वीप भारत है यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक में दक्कन का पठार फैला हुआ है और इन क्षेत्रों में जो डेवलप किए थे वो थे चालुक्य। कौन थे? चालुक्य थे। और अगर चालुक्य यहाँ है तो ये क्या कह रहा है कि ये यहाँ पे पल्लवों को बता रहा है, जबकि जो पल्लव थे वो पूर्वी किनारे भी, पल्लव यहाँ है। याद रखेंगे बच्चा लोग, पल्लव कहाँ है? वो पूर्वी किनारे पे हैं और जो चालुक्य हैं ये दक्कन में पश्चिम साइड में है। इन दोनों को अपोजिट जगह पे बता रहा है, इसीलिए क्या हो गया, ये दोनों बातें बिल्कुल गलत है, आपका कोई भी सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कदम्ब राज्य के बारे में आपको बताना है कि कदम्ब राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला ऑप्शन है इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की। दूसरा ऑप्शन है यह उत्तरी कर्नाटक और कोंकण तक फैला था। तीसरा ऑप्शन है इसकी राजधानी कोलार थी। और आगे है कि आपको कूट की सहायता से बताना है कि कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं। पहले में है केवल पहला दूसरा, बी में है केवल दूसरा, या दूसरे में है आपका केवल तीसरा, और आपका सी में है दूसरा और तीसरा, और आपका डी यानी कि चौथे में है पहला दूसरा तीसरा। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कदम्ब राज्य के बारे में सही हैं। उम्मीद है आप इसका उत्तर बता सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है मेडुअल हिस्ट्री तो निश्चित तौर पे आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। याद रखेंगे बच्चा लोग, जो कदम्ब राज्य है इसकी स्थापना किसने किया है? मयूर शर्मन ने किया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सही है। और आपका जो दूसरा है ये भी सही है, यह उत्तरी कर्नाटक और कोंकण तक फैला हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका तीसरा ऑप्शन सही नहीं है बच्चा लोग, क्योंकि इसकी जो राजधानी थी वो कोलार नहीं थी, बल्कि कहाँ थी? ये थी बनवासी। कहाँ पे है? बनवासी। बनवासी, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, वनवासी। वनवासी भी हो सकता है, या इसी का एक नाम और है वैजयंती। एक और नाम है वैजयंती। वैजयंती याद रखेंगे बच्चा लोग, ये भी नाम है। तो आपका अगर तीसरा आपको पता हो कि गलत है तो आप आसानी से एलिमिनेट करके उत्तर प्राप्त कर सकते थे। आपका पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चा लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्यवंश है जिसने अपने राज्यवंश की स्थापना दक्षिण कर्नाटक में किया था। पहला ऑप्शन है कदम्ब, दूसरा ऑप्शन है चालुक्य, तीसरा ऑप्शन है गंग और चौथा ऑप्शन है पल्लव। तो बताएंगे बच्चा लोग इनमें से कौन है जिन्होंने कर्नाटक में दक्षिण क्षेत्र में अपने राज्य की स्थापना की थी। उम्मीद है आप लोगों को ये उत्तर पता होगा, क्योंकि चालुक्य और पल्लव तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि ये कहाँ पे हैं। अब अगर आपको डाउट होगा तो कदम्ब और गंग में होगा। तो आपको इनमें से अगर डाउट है तो फिर डाउट बिल्कुल ही ना कीजिएगा। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गंग वंश। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है जो है इसको चोल राजा के बारे में बताना है। अच्छा यहाँ पे चोल नहीं चालुक्य है, याद रखेंगे बच्चा लोग, ये पुलकेशिन है तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चालुक्य। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम चालुक्य, यहाँ पे चालुक्य हो जाएगा। कह रहा है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताना है कि कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं। पहला ऑप्शन है यहोल अभिलेख से
उसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा ऑप्शन है उसका दरबारी कवि रवि कीर्ति था। और तीसरा ऑप्शन है उसने पल्लवों को हराकर बेंगी का प्रांत जीता था। तो बताना है बच्चा लोग, आपको पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताना है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। उम्मीद करेंगे कि आप लोग उसका सही उत्तर देंगे, आपको याद होंगी वो सारी बातें। ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी सॉल्व किया है। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बारे में जब हमने पढ़ा था, तब हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हर्षवर्धन का दक्षिण में जो विस्तार है वो चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड ने रोका था, और पुलकेशिन सेकंड को भी किसी ने आगे बढ़ने से दक्षिण में रोका था और उनको हरा दिया था। मैंने वहाँ ये भी बताया था कि इनके दरबारी कवि कौन थे, और उन्होंने अपने आप को भारवी और कालिदास से श्रेष्ठ या उनके समकक्ष बताया था। ये सारी बातें हमने की हैं बच्चा लोग, तो याद रखेंगे ये सारी बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहोल अभिलेख के से जानकारी मिलती है इनके बारे में, और इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति हैं जो अपने आप को कालिदास और जो है भारवी के समकक्ष या पैरेलल कहते हैं। और ये भी सही है कि इन्होंने पल्लवों को हराकर बेंगी का जो उत्तरी क्षेत्र था इसको इन्होंने क्या किया था, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी देखिए कूट की सहायता से उत्तर देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त किया। अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहले में है केवल पहला, दूसरे में है केवल दूसरा, तीसरे में है दोनों बातें सही हैं, और चौथे में है कि कोई बात सही नहीं है। तो फटाफट बताएंगे बच्चा लोग क्या है सही। उम्मीद है कि इसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तथ्य एग्ज़ाम में बार बार पूछे हुए हैं। तो अगर कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना होइएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल सही है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन राष्ट्रकूटों ने पल्लवों को नहीं बल्कि चालुक्यों को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 6वीं से 8वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि जब 6वीं और 8वीं शताब्दी चल रहा था तो उस दरमियान दक्षिण भारत में धर्म के बारे में कौन सी बातें सही हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है, विष्णु और शिव लोकप्रिय देवता बन गए। दूसरा है, पल्लव राजाओं ने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापना के लिए मंदिर का निर्माण कराया। तीसरा है, पुलकेशिन द्वितीय ने मामल्लपुरम की स्थापना की। तो बताना है बच्चा लोग आपकी कौन सी बातें हैं जो कि करेक्ट हैं। चलिए, अच्छा ये तो मैंने ऊपर किया ही नहीं, सॉरी, आप लोगों को दिखा ही नहीं होगा। तो आपका क्या हो गया, विष्णु और शिव लोकप्रिय देवता बन गए। दूसरा है, पल्लव राजाओं के आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापना के लिए मंदिरों का निर्माण कराया। और तीसरा है, पुलकेशिन द्वितीय ने मामल्लपुरम की स्थापना की थी। अब आपको कूट की सहायता से फटाफट उत्तर बताना है कि कौन सी बातें हैं जो आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। क्या केवल पहला, या पहला दूसरा, या आपका दूसरा तीसरा, या तीनों बातें सही हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसके सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, आपका जो पहला दूसरा है ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपका जो तीसरा है ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नरसिंह वर्मन ने मामल्लपुरम की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। नरसिंह वर्मन ने मामल्लपुरम की स्थापना की थी, और इसी नरसिंह वर्मन ने जो पुलकेशिन द्वितीय हैं इनको हराया था। ये चीज़ याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया है, इसी नरसिंह वर्मन ने हराया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, कई बार एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन है,
किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उम्मीद है इसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा वो मध्यकालीन साम्राज्य है जिसने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का कार्य किया था। पहला ऑप्शन है पाल, दूसरा ऑप्शन है प्रतिहार, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट और चौथा ऑप्शन है चालुक्य। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब 8वीं और 10वीं शताब्दी चल रही थी वो टाइम पीरियड आपका मध्यकालीन साम्राज्य है। और उस समय दक्षिण में कौन से साम्राज्य का उदय हुआ था ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इन चारों में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था वो थे राष्ट्रकूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, राष्ट्रकूट हैं और ये सबसे पावरफुल हुए। इन्होंने उत्तर और दक्षिण दोनों के बीच सेतु का काम किया। आपको पता है ये राष्ट्रकूट ही हैं जिन्होंने उत्तर में कन्नौज तक अधिकार किया था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट लड़े थे। तो आपने देखा था राष्ट्रकूट उत्तर में कन्नौज तक आए थे और कन्नौज पर भी इन्होंने अधिकार किया था कुछ समय के लिए। तो ये उत्तर और दक्षिण के बीच क्या कर रहे हैं? सेतु का काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी है, आज का सबसे आसान क्वेश्चन। आपको बताना है कि पाल वंश की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने, देवपाल ने, गोपाल ने या रामपाल ने? बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो पाल वंश के संस्थापक हैं। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। 750 ईस्वी के आसपास जो है ये गोपाल ने ही क्या किया है? पाल वंश की स्थापना किया है। और पाल वंश के सबसे शक्तिशाली जो राजा है वो कौन है? वो हैं आपके धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कूट की सहायता से बताना है कौन सी बातें हैं जो सही हैं। पहला ऑप्शन है धर्मपाल को ध्रुव राष्ट्रकूट ने पराजित किया। दूसरा है ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया। अब आपको बताना है पहले में है केवल पहला, दूसरे में है केवल दूसरा, तीसरे में है दोनों और चौथे में है कि कोई नहीं। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो आपकी सही हो जाएंगी। याद रखिएगा अगर त्रिपक्षीय संघर्ष आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता हो कि जो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव हैं ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। और इन्होंने त्रिपक्षीय जो संघर्ष है, जो युद्ध है, जो कन्नौज के लिए चल रहा था उसमें इन्होंने धर्मपाल को भी हराया था और जो प्रतिहार है इनको भी हराया था। यानी कि दोनों बातें सही हैं, इन दोनों को हराया था उन्होंने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ध्रुव बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे राष्ट्रकूट राजवंश के। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, कई बार ये एग्ज़ाम में आया है, नेट के एग्ज़ाम में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा था। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रोहमा कहा था? अरब के व्यापारी हैं सुलेमान और इन्होंने कौन से राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला है पाल वंश, दूसरा है प्रतिहार वंश, तीसरा है राष्ट्रकूट वंश और चौथा है चोल वंश। बताएंगे बच्चा लोग इनमें से कौन सा राजवंश है जिसको अरब व्यापारी सुलेमान ने रोहमा कहकर बुलाया था या पुकारा था या अभिभूत किया था? याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वीं सदी के मध्य जब पालों का साम्राज्य पूरी तरह से विस्तृत हो रहा था, वर्चस्वशाली हो रहा था पूर्वी क्षेत्रों में, उसी समय इस साम्राज्य की यात्रा करने आए थे सुलेमान। कौन आए थे बच्चा लोग? सुलेमान, जो कि अरब यात्री हैं। तो इन्होंने रोहमा किसको कहा है? पाल शासकों को या पाल साम्राज्य को ही इन्होंने रोहमा कहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये नया शब्द होगा आपके लिए, संत रक्षित। संत रक्षित और दीपांकर कौन थे? ये आप याद रखेंगे ये कौन है? एक मतलब जो है ये विद्वान व्यक्ति हैं और इसमें से एक का नाम है संत रक्षित और दूसरे का नाम है दीपांकर। ये बौद्ध विद्वान है या जैन विद्वान है या हिंदू विद्वान है या इनमें से कोई नहीं, आपको ये बताना है। और ये आपके लिए नया हो सकता है लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
ये दोनों जो विद्वान हैं ये याद रखिएगा, ये पाल शासकों के शासनकाल से संबंधित हैं। और ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बौद्ध विद्वान हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पाल साम्राज्य से जुड़े हुए विद्वान हैं और इन्होंने क्या किया है, बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी किया है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, पालों ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रखे थे। क्या ये बात सही है कि पालों ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए थे? दूसरा है, देवपाल ने शैलेंद्र शासक को नालंदा में विहार बनाने की अनुमति दी थी। और तीसरा है, देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब आपको बताना है बच्चा लोग, इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है। सही नहीं है ये बताना है आप लोगों को। और आपका पहले में है केवल पहला दूसरा, दूसरे में है पहला तीसरा, तीसरे में केवल दूसरा और चौथे में है केवल तीसरा। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर तो पक्का बता सकते हैं। आप सभी को पता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया है, देवपाल ने नहीं किया है। यही आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा सही नहीं है। बाकी पहला दूसरा में तो कोई डाउट आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए। पालों का जो व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था ये दक्षिण पूर्व एशिया के साथ था, बिल्कुल सही है। और देवपाल ने शैलेंद्र वंशी शासक को नालंदा में विहार बनाने की इजाज़त भी दी थी। और ये जो शैलेंद्र वंशी शासक हैं ये कहाँ के हैं, ये दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आई हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है भोज परमार, दूसरा ऑप्शन है मिहिर भोज, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र पाल और चौथा ऑप्शन है ध्रुव। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था आपको बताना है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ध्रुव तो है नहीं प्रतिहार, ये तो राष्ट्रकूट के हैं तो ये तो हट जाएंगे। अब बाकी तीनों में से आपको बताना है कि कौन है जो वास्तविक संस्थापक हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है, याद रखेंगे ये कौन है। ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा है ना, बिल्कुल सही है। मिहिर भोज की बात कर रहा है, मिहिर भोज हैं ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और आपको कूट की सहायता से बताना है। एक तरफ है मध्यकालीन यात्री और दूसरी तरफ है संबंधित देश। कौन सा यात्री किस देश से आया था, ये आपका कौन सा है जो सुमेलित है। तो आपका पहला है अल मसूदी, क्या ये बगदाद के थे। दूसरा है सुलेमान, क्या ये वेनिस के थे। तीसरा है मार्को पोलो, क्या ये ईरान के थे। आप सभी को इसका उत्तर पता है, गलती नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ व्याख्या के दरमियान। तो उम्मीद है आप लोगों को याद होगा और एलिमिनेट करेंगे तो बहुत आसानी से उत्तर प्राप्त होगा। आप सभी को मैंने बताया था कि जो मार्को पोलो थे वो कहाँ से आए थे, ईरान से नहीं आए थे बल्कि इटली से आए थे। इटली में कहाँ से आए थे, वेनिस से आए थे। तो अगर ये इटली से आए हैं यानी कि क्या है, वेनिस से आए हैं, तो निश्चित तौर पे आपका तीसरा गलत हो गया। और अगर तीसरा गलत हो गया बच्चा लोग तो देखिए आपका क्या बचा, केवल पहला बचा। अभी मैंने बताया सुलेमान अरब के थे, अरबियन थे जो कि पालों के शासनकाल में आए हैं और उन्होंने पाल वंश को रुमा कहा है। तो जाहिर सी बात है सुलेमान अरबी हैं और मार्को पोलो वेनिस यानी कि इटली के निवासी हैं। तो आपका सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, अल मसूदी बगदाद का है। बाकी दोनों बातें गलत हो गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सी बात है जो कि सही है ये आपको बताना है। कह रहा है दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। दूसरा कह रहा है उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी। अब आपके सामने कूट है, पहले में है केवल पहला, दूसरे में केवल दूसरा, तीसरे में है दोनों बातें सही और चौथे में है कि कोई भी सही नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए। याद रखेंगे यहाँ पे लिखी हुई दोनों बातें करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है।
दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी और उसने मान्यखेड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रश्न आप लोग बार बार रिविजन करके बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ स्थापित किया। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रकूट सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी थी। आपको बताना है कौन सी बातें सही हैं। पहले में है केवल पहला, दूसरे में है केवल दूसरा, तीसरे में है पहला दूसरा और चौथे में है कि कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान होना चाहिए और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन होना चाहिए और उम्मीद करेंगे कि आप लोग सही उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पे लिखी हुई दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है बच्चा लोग। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ स्थापित किया था, बिल्कुल करेक्ट है। और राष्ट्रकूटों ने सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी थी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राष्ट्रकूटों ने भी कई धर्म को संरक्षण दिया था। आपको इसमें बताना है मध्यकालीन क्षेत्र हैं और वर्तमान उनका नाम है। आपको बताना है कि उस समय मध्यकाल में जिस नाम से जाने जाते थे और वर्तमान में जिस नाम से जाने जाते थे, मतलब जाने जाते हैं, क्या उनके बीच कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। पहला है खास, ये खास क्षेत्र है मध्यकाल का, क्या ये वर्तमान में असम के नाम से जाना जाता है। दूसरा है प्राग ज्योतिष, क्या ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। तीसरा है लाट, क्या ये वर्तमान में दक्षिणी गुजरात के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने है कौन सा है जो सुमेलित है, तो आपको बताना है कौन सा जो सुमेलित है। पहला दूसरा, दूसरे में है कि दूसरा तीसरा, तीसरे में है कि पहला तीसरा और चौथे में है कि केवल तीसरा। बताइए चलो कौन सा सुमेलित है। बहुत ही बढ़िया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उम्मीद है आप लोग इसको बता सकते हैं। याद रखेंगे यहाँ पे दूसरा जो है ये सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है बच्चा लोग, यानी कि आपका पहला और तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाट क्षेत्र आपका गुजरात का है, दक्षिणी गुजरात का है और खास क्षेत्र असम का है। लेकिन ये जो प्राग ज्योतिष कह रहा है ये आपका सही नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो प्राग ज्योतिष है ये भी क्या है, असम राज्य का ही पुराना नाम है। खास क्षेत्र जो है ये असम में है और प्राग ज्योतिष असम का पुराना नाम है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि असम को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में असम को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कन्नौज को प्राचीन काल में महोदया नगर से के नाम से जाना जाता था। ये चीज़ भी याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। पहले में है राजेंद्र प्रथम, दूसरे में है राजराज, तीसरे में है विजयालय और चौथे में है राजेंद्र सेकंड। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं। और ये भी आपका बहुत ही बढ़िया है। पालों के टाइम पीरियड में ही दक्षिण में चोल साम्राज्य का उदय हुआ था, लगभग 850 ईस्वी से लेकर के जो आपकी 9वीं सदी है, यानी कि 8 से 50 के बाद आपका 9वीं सदी ही शुरू हो जाता है। तो इसको 850 ईस्वी कहिए या 9वीं सदी कहिए। इसी दरमियान दक्षिण में जो चोल साम्राज्य है इसका उदय हुआ था और इन लोगों ने पल्लवों को पराजित करके ही चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। और चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो थे वो कौन थे, वो थे विजयालय। ये चीज़ याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे बच्चा लोग और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। और ये शब्द आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। टोडई मंगलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है। दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को टोडई मंगलम के नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है दक्षिणी तमिल देश, दूसरा है पूर्वी तमिल देश, तीसरा है पश्चिमी तमिल देश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग टोडई मंडलम किस क्षेत्र को संदर्भित करता है। और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिणी तमिल क्षेत्र को ही टोडई मंडलम के नाम से जाना जाता था।
चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला स्टेटमेंट है, चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्रों को जीता। अब आपके सामने कूट है कि कौन सी बातें हैं जो सही हैं। पहले में है केवल पहला, दूसरे में है केवल दूसरा, तीसरे में है कि पहला दूसरा दोनों, और चौथे में है कि कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कि आपकी सही हो जाएंगी। और ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपके लिए आज मैक्सिमम क्वेश्चन नए हो सकते हैं। देखिए पहला भी बिल्कुल सही है कि चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बिल्कुल सही बात है। और चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्रों को जीता भी था। चोलों की नौसेना बहुत अच्छी थी और इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, मालदीव इन सभी क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था और इन क्षेत्रों से व्यापार करने वाले जलीय मार्गों से लोगों से टैक्स भी वसूला था। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपका पहला स्टेटमेंट है, चोल प्रशासन मंडलम वलनाडु और नाडो में विभाजित था। तीसरा है दूसरा है अधिकारियों को आमतौर पर राजस्व अदायगी भूमिदान द्वारा भुगतान किया जाता था। तो बताना है बच्चा लोग आपका कौन सा है जो सही है, पहला, दूसरा के दोनों या कोई नहीं। बताएंगे कौन सी बातें हैं जो सही हैं चोल प्रशासन के बारे में। तो याद रखेंगे यहाँ पे दी हुई दोनों बातें सही हैं। चोल प्रशासन मंडलम में बटा था, मंडलम मतलब प्रांत, और वो प्रांत वलनाडु में बटा था, वलनाडु नाडु में बटा था। बिल्कुल सही है। और दूसरा भी सही है, अधिकारियों को आमतौर पर राजस्व योग्य भूमि दी जाती थी। कैसी भूमि दी जाती थी? जो राजस्व दायी हो, जहाँ से राजस्व प्राप्त करके वो अपने वेतन की पूर्ति कर सके। ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। 3 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है आज का, चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था? गिल्ड क्या था बच्चा लोग चोल साम्राज्य में, ये आपको बताना है। पहला है व्यापारिक चुंगी, दूसरा है व्यापारिक श्रेणियाँ, तीसरा है आयात निर्यात की पद्धति, और चौथा है ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। तो बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट कीजिएगा कि चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था। तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ये व्यापारियों का श्रेणी है। गिल्ड मतलब कारवा, श्रेणी। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये जो होते थे, ये बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे, जो लोग होते थे, व्यापार का काम करते थे, उन्हीं की जो श्रेणियाँ होती थी, उन्हीं को क्या कहते थे? गिल्ड कहा जाता था। तो उम्मीद है आज के क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा होगा और आज भी आप लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली हुई होंगी। या और ऐसे ही नई नई चीज़ें हमेशा सीखते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और अपने कैरियर के प्रति अपनी ईमानदारी को बिल्कुल बरकरार रखें, ताकि भविष्य में आगे जब भी आपको कोई एग्ज़ाम देना पड़े तो वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस के साथ प्रश्नों को सॉल्व कर सके। हमारा प्रयास निरंतर जारी है बच्चा लोग, और ये जारी रहेगा। बस आप लोगों का प्यार सहयोग बना रहे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, फिर हम लोग मिलेंगे आगे बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू आप सभी को, आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए। थैंक यू सो मच।